आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जबरदस्त कहानी, रीबर्थ ऑफ द गॉडेस। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रीबर्थ स्टोरीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना। एक वक्त था जब आहाना दुनिया की सबसे ताकतवर और अजेय गॉडेस ऑफ वॉर थी, लेकिन अपनों के ही रचे गए एक खौफनाक चक्रव्यूह में वो मारी गई। जब आंखें खुली तो उसका पुनर्जन्म उसी के नाम वाली एक ऐसी लड़की के शरीर में हुआ जो दुनिया की नजरों में महज एक लूजर, गूंगी और बेवकूफ थी। किस्मत का मजाक तो देखिए, इस नई जिंदगी में उसे मिला एक मतलबी पिता और एक ऐसा कचरा मंगेतर जिसने सरेआम उसकी बेइज्जती करते हुए सगाई तोड़ दी। और वो भी किसके लिए? उसकी सौतेली बहन के लिए, जो मासूमियत का नाटक करके पीठ पीछे खंजर घोंपती थी। पूरी दुनिया आहाना पर हंस रही थी। सबका मानना था कि ये लड़की अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लूजर की इस मुखौटे के पीछे कौन सी आग सुलग रही है। नई आहाना ने अपना खौफनाक खेल शुरू किया और दुश्मनों को एक के बाद एक ऐसा करारा तमाचा जड़ा कि शहर की बड़ी बड़ी रईसों की रूह कांप गई। चैप्टर 1। आहाना की आंखों में एक पल के लिए गहरी उलझन तैर गई। ठंडी हवा उसके भीगे हुए शरीर से टकराई तो वो हल्का सा कांप उठी। नदी में डूबने की वजह से सीने में उठ रहा दर्द फिर से तेज हो गया। उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल उसका शरीर लड़खड़ाकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। एक आलीशान वीआईपी अस्पताल के कमरे में फिनाइल और दवाइयों की हल्की सी महक फैली हुई थी। कमरे के कोने में बैठी दो केयरटेकर आराम से सूरजमुखी के बीज खाते हुए टीवी देख रही थीं। तभी अचानक स्क्रीन पर लाल रंग की ब्रेकिंग न्यूज चमकी। दिल्ली की मशहूर राठौर फैमिली की बड़ी बेटी और देश की चर्चित गॉडेस ऑफ वॉर आहाना राठौर, जिन्होंने अपने पिता की जगह संभालते हुए कई ऐतिहासिक सैन्य उपलब्धियां हासिल की थीं, उन्हें बीती रात देशद्रोह का दोषी पाए जाने के बाद फांसी दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार आहाना पर दुश्मन देश को गोपनीय जानकारी देने का आरोप था। अदालत ने सभी सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया। टीवी एंकर की गंभीर आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। आज से राजधानी की राठौर फैमिली का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया है। पहली केयरटेकर ने बीच का छिलका थूकते हुए नफरत भरी लहजे में कहा, अच्छा ही हुआ, उस गद्दार राठौर फैमिली में कभी कोई अच्छा इंसान था ही नहीं। दूसरी केयरटेकर ने बेड की तरफ इशारा करते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा, वैसे देखा जाए तो इस बेड पर जो लड़की लेटी है उसका नाम भी आहाना है, लेकिन ये तो पूरी तरह से एक लूजर और गूंगी है। पहली केयरटेकर ने हंसते हुए जवाब दिया, गूंगे लोग अच्छे होते हैं, कम से कम ये हमारी कामचोरी की शिकायत तो नहीं कर सकती। बेड पर बेहोश पड़ी आहाना की पलकें कांपने लगी। उसके सपनों में वो दबी हुई यादें वापस आने लगी। एक बहुत भयानक आग ने आधा आसमान लाल कर दिया था। एक औरत की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं, जिसके हर लफ्ज से खून और दर्द टपक रहा था। देवयानी की आवाज आग के बीच से गूंजी, आहाना, तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम राठौर फैमिली का आखिरी खून हो। हमारे परिवार ने पीढ़ियों तक ईमानदारी और फौलादी इरादों के साथ देश की सेवा की है। हम जमीन और आसमान के सामने सीना तान कर खड़े होते हैं। हमें किसी बात की शर्मिंदगी नहीं है। देवयानी ने तड़पते हुए कहा, आहाना, तुम्हें जिंदा रहना होगा। राठौर फैमिली के लिए, अपने पिता के लिए, हमारे नाम पर लगे दाग को मिटाओ। राठौर फैमिली की शहीद आत्माओं के लिए इंसाफ लाओ। देवयानी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए चिल्लाकर कहा, भागो आहाना, और तेज, और तेज। वो दर्दनाक और बेबस चीखें आग की लपटों में खो गईं। देवयानी का वो प्यारा और शांत चेहरा आग में हमेशा के लिए गायब हो गया। आहाना झटके से उठ बैठी और जोर से चिल्लाई, माँ! वहां कोई जलती हुई आग नहीं थी, बस एक साफ और चमकदार अस्पताल का कमरा था। उसकी ठीक सामने वाली टीवी पर राठौर फैमिली की तबाही और उसकी देशद्रोह की खबरें लूप पर चल रही थीं। आहाना अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसके कमजोर कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। हंसती हुई उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। रोना नहीं है। जिन लोगों ने मुझे बुली किया, बेइज्जत किया और नुकसान पहुंचाया, वो सब याद रखना। मैं, आहाना, नर्क से भी लड़कर वापस आऊंगी। राठौर फैमिली के खून का एक एक हिसाब लूंगी और अपना इंसाफ मांग कर रहूंगी।
कमरे में अचानक एक खौफनाक और जानलेवा सन्नाटा छा गया। दोनों केयरटेकर्स कांप उठी और मुड़कर अहाना की तरफ देखा, जिसकी आंखें नफरत से लाल हो चुकी थीं। वो बुरी तरह डर गईं। लेकिन अगले ही पल वो खौफनाक माहौल गायब हो गया। अहाना की आंखें नॉर्मल हो गईं और उसका चेहरा एकदम शांत हो गया। केयरटेकर्स ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए राहत की सांस ली और फुसफुसाते हुए बोली, ओह, हमें लगा जैसे हमने कुछ गलत देख लिया। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक व्हीलचेयर पर बैठी लड़की और उसके दोनों तरफ चल रहे 2 आदमी अंदर आए। केयरटेकर्स तुरंत छुप गईं। उनकी नफरत भरी टोन अब पूरी तरह चापलूसी में बदल गई थी। मैम, आप आ गईं? मायरा ने सिर हिलाया और बेड पर बैठी अहाना को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया और झूठी फिक्र दिखाते हुए बोली, अहाना, तुम ठीक तो हो? उस लड़की को देखते ही अहाना के सिर में तेज दर्द उठा। उसका दिमाग अचानक उन यादों से भर गया जो उसकी नहीं थी। इन यादों में बहुत ज्यादा दुख और घुटन भरी हुई थी। अहाना को अपने दिल में एक चुभन महसूस हुई, जो एक भयानक गुस्से के साथ मिल गई थी। ऐसा गुस्सा जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी पल अहाना को एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म उसी के नाम वाली एक दूसरी लड़की के शरीर में हुआ है। ये लड़की भी अहाना ही थी, जो शहर की राठौर फैमिली की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी। लेकिन उसका असली बुरा सपना 10 साल पहले तब शुरू हुआ, जब उसके पिता संजय उसकी ही उम्र की एक लड़की को घर ले आए, मायरा। मायरा संजय के सबसे अच्छे दोस्त की अनाथ बेटी थी। कहा जाता था कि उस दोस्त की मौत संजय की जान बचाते हुए हुई थी। इसी गिल्ट की वजह से संजय मायरा को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करता था, और यहीं से सारी बर्बादी शुरू हुई। मायरा एक बहुत शातिर एक्ट्रेस थी। बचपन से ही उसने अपनी मासूम और बेचारी वाली इमेज और संजय की गिल्ट का फायदा उठाकर धीरे धीरे वो सब कुछ छीन लिया जो अहाना का था। अहाना को अपना कमरा छोड़ना पड़ा, मायरा को कपड़े और ज्वेलरी चुनने का पहला हक मिलता, यहाँ तक कि अहाना का मंगेतर करण भी मायरा को किसी अनमोल खजाने की तरह ट्रीट करने लगा। जब भी अहाना इसका विरोध करती तो आसपास के सब लोग उसे ताने मारते कि वो अपने पिता की जान बचाने वाली की बेटी के साथ इतनी बेरहम और मतलबी कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि उसके तीनों भाई और पिता भी हर बार मायरा का ही साइड लेते थे। सबसे बुरा तब हुआ जब मायरा ने स्कूल में चोरी का इल्जाम अहाना पर लगा दिया। उसके पिता ने उसकी कोई सफाई नहीं सुनी और फैमिली रूल्स के नाम पर अहाना को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो 1 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन के बाद से उसने लोगों से बात करना और मिलना जुलना छोड़ दिया। उसके ग्रेड्स गिरते गए और सब उसे एक गूंगी और लूजर लड़की बुलाने लगे। कल रात तक सब ऐसा ही चल रहा था, जब उसकी 19वीं बर्थडे पार्टी में उसने मायरा और अपने ही मंगेतर करण को किस करते हुए पकड़ लिया। गुस्से में आकर उसने उन दोनों से बहस की। इसी खींचातानी के बीच मायरा गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हर कोई मायरा को देखने और अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ पड़ा। किसी को नहीं पता चला कि एक बेचारी लड़की का सिर नदी के पानी में जबरदस्ती डुबाकर रखा गया था। अपनी 19वीं जन्मदिन पर ही उसकी जिंदगी उन सो कॉल्ड सच्चे और अच्छे लोगों के हाथों खत्म हो गई थी। इन सारी यादों को समझने के बाद अहाना ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल पर हल्का सा हाथ रखते हुए धीरे से बड़बड़ाई, तुम टेंशन मत लो। अब जब मैंने तुम्हारी बॉडी ले ली है तो तुम्हारे साथ हुए हर एक अन्याय और तकलीफ का मैं चुन चुन कर बदला लूंगी। मायरा ने जब अहाना की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देखा तो उसने अपनी व्हीलचेयर को थोड़ा आगे बढ़ाया। अपने चेहरे पर झूठा पछतावा दिखाते हुए वो भारी आवाज में बोली, अहाना, क्या तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रही हो? सच तो ये है कि मैंने कल ही डैड और भाइयों को समझाया था कि तुमने मुझे धक्का नहीं दिया, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। मायरा की बातों में इतनी ज्यादा बनावटी सच्चाई थी कि कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजरें अहाना की आंखों से टकराईं, जिनमें साफ साफ मजाक उड़ाने वाला भाव था। अहाना ने एक तीखी और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें धक्का दिया या नहीं, ये तो सीसीटीवी फुटेज चेक करते ही पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आवाज में एक अजीब सी धमकी थी, जो सुनकर मायरा सन्न रह गई। अहाना की आंखें एकदम साफ और चमकदार थीं, लेकिन उनमें एक गहरी और तेज धार भी थी। उसने हल्की सी स्माइल दी। वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट लग रही थी,
अब वो पहले वाली कमजोर और चुपचाप रहने वाली लड़की नहीं थी, जो किसी डरे हुए जानवर की तरह कोनों में छुपकर अपने घाव सहलाती थी। उसकी जगह अब वो किसी तराशे हुए हीरे की तरह चमक रही थी, एकदम डिग्निफाइड, शांत और क्लासी। ये एक ऐसी चमक थी जिसे अब कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। मायरा उसे घूरती रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। क्या ये उसका कोई वहम था? उसके सामने खड़ी अहाना उसे बिल्कुल एक अलग इंसान लग रही थी। अहाना को अब खुद के लिए स्टैंड लेना आ गया था। उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका था कि अब उसे मैनिपुलेट करना आसान नहीं लग रहा था। मायरा ने अपने अंदर के शक को दबाते हुए अपने बगल में खड़े दोनों लड़कों की तरफ मुड़कर बड़ी ही मासूम और नखरे वाले अंदाज में कहा, दक्ष भाई, आरव, देखो ना, अहाना मुझसे सच में बहुत गुस्सा है। क्या आप दोनों ने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि आप उसे सॉरी बोलने में मेरी मदद करोगे? जल्दी कुछ बोलो, वरना मैं भी गुस्सा हो जाऊंगी। ये कहने के बाद उसने अहाना की तरफ एक चिढ़ाने वाला लुक दिया, जो साफ साफ कह रहा था, बेचारी, ध्यान से देखो, तुम्हारा अपना सगा भाई और वो मंगेतर जिससे तुम सालों से प्यार करती हो, दोनों मेरी साइड हैं। अहाना ने एक हल्की लेकिन ठंडी हंसी हंसते हुए अपना रिएक्शन दिया। मायरा की बातें सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं थी, वो बड़ी चालाकी से इस बात को सच साबित कर रही थी कि अहाना ने ही उसे धक्का दिया था। साथ ही वो सबको ये भी याद दिला रही थी कि ये दोनों लड़के सिर्फ मायरा की खातिर ही माफी मांग रहे हैं। उसका हर एक शब्द किसी चुभती हुई सुई की तरह था। अगर पुरानी वाली अहाना होती तो ये सब सुनकर उसका दिल टूट जाता और वो डिप्रेशन में चली जाती। लेकिन आज की अहाना कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक वॉरियर थी जिसने बड़ी बड़ी युद्ध लड़े थे। ये छोटे मोटे ड्रामे और चालाकियां अब उसके लेवल से बहुत नीचे की बात थी। उसी वक्त दक्ष बिना मन के थोड़ा आगे बढ़ा और अहाना को नीचा दिखाते हुए बोला, अहाना, सिर्फ मायरा की खातिर मैं ना चाहते हुए भी तुमसे माफी मांग रहा हूँ, लेकिन ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। मायरा यहाँ विक्टिम है, वो। दक्ष भाई, अहाना ने उसकी बात बीच में ही काटती हुई एकदम शांत और कॉन्फिडेंट आवाज में कहा। उसकी आवाज इतनी साफ और करारी थी कि दक्ष एक पल के लिए सुन रह गया। पुरानी अहाना तो हमेशा गूंगों की तरह चुप रहती थी। उसे इतनी क्लियर तरीके से बोलती सुनकर वो पूरी तरह से शॉक्ड था। अहाना ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहा, कल रात जब तुम सब मायरा को लेकर भागते हुए हॉस्पिटल गए थे, तब उस पार्टी में मौजूद लोगों ने मुझे नदी में धक्का दे दिया था। उन्होंने मेरा सर पानी के अंदर दबाए रखा और मुझे बाहर नहीं आने दिया। दक्ष ने माथे पर सिकुड़न लाते हुए सवाल किया, तो क्या तुमने ही तो मायरा को सबसे पहले सीढ़ियों से धक्का दिया था? अगर तुम ऐसा नहीं करती तो उसके दोस्त तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते? इस तरह की घटिया और विक्टिम को ही ब्लेम करने वाली बातें सुनकर अहाना के शरीर में एक पुराना दर्द फिर से जाग उठा। अहाना ने सीधा सवाल किया, तो तुम्हें लगता है कि मैं इसी लायक थी? मुझे वो सब चुपचाप सह लेना चाहिए था? दक्ष ने अपनी चिन ऊपर की। वो बस हाँ कहने ही वाला था कि तभी उसने अहाना को एक बहुत ही दर्द भरी मुस्कान के साथ देखा। अहाना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। ये बात दक्ष को किसी जोरदार मुक्के की तरह लगी। अहाना को तैरना नहीं आता था। उन लोगों ने उसे पानी में धक्का दिया और उसका सर अंदर दबाए रखा। ये किसी के मर्डर की कोशिश करने से अलग कैसे था? दक्ष की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुछ पलों के लिए एकदम ब्लैंक हो गया। उसे इस तरह परेशान देखकर मायरा ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, अहाना, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं बेहोश नहीं होती तो दक्ष भाई मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते और तुम्हें इग्नोर नहीं करते। शुक्र है तुम ठीक हो, वरना मैं तो किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। ये सुनते ही दक्ष ने राहत की सांस ली और एकदम सही बनते हुए कहा, बिल्कुल सही बात है, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। इससे पता चलता है कि मायरा के दोस्तों को पता था कि कब रुकना है। वो बस तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने असल में तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। अहाना गुस्से की मारी जोर से हंस पड़ी। जब वो लड़की डूब रही थी तो उसने पानी के अंदर से किनारे पर खड़े हंसते हुए चेहरों को देखा था। वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे ये कोई प्रैंक हो, लेकिन वो असल में राक्षसों की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारे शैतान यहीं जमीन पर उतर आए हों। किसी को नहीं पता था कि उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था जब उसने हार मान ली और पानी की गहराई में डूब गई। उसने सोचा था ये दुनिया बहुत खूबसूरत है,
लेकिन मैं अब कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। एक जवान जिंदगी अपनी शुरुआत में ही खत्म हो गई। क्या उन जानलेवा लोगों में से कोई भी मासूम था? अहाना ने अपनी आंखों की उस नफरत को छिपाते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, जान की बदली जान, यही दुनिया का उसूल है। भले ही मैं आज ठीक हूं, लेकिन वो लोग अभी भी मर्डर की कोशिश के गुनहगार हैं, और ये चार्ज उन्हें 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए काफी है। मायरा ने तुरंत अहाना का हाथ पकड़ लिया और मिन्नती करते हुए बोली, अहाना, हम सब दोस्त हैं ना? अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझ पर निकाल लो। उन्होंने तुम्हें सिर्फ इसलिए चोट पहुंचाई क्योंकि उन्हें लगा कि तुमने मुझे धक्का दिया था। अब जब तुम सेफ हो तो बस उन्हें माफ कर दो ना। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना ही है तो बस मुझे कर दो, प्लीज। अहाना ने उसकी तरफ एक तीखी स्माइल के साथ देखा। उसकी नजरें मायरा के उस हाथ पर पड़ी जिससे उसने अहाना को पकड़ा हुआ था। अहाना के हाथ के पिछले हिस्से से एक तेज दर्द उठ रहा था। कल रात भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब असली अहाना ने मायरा को अपनी मंगेतर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, तब मायरा ने रोती हुई उसे चीजें समझाने का नाटक किया था, और उसी बीच उसने चुपके से अहाना को इतनी जोर से नोचा था कि दर्द के मारे अहाना को अपना हाथ झटकना पड़ा। उसी झटके की वजह से मायरा सबके सामने सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, जिससे ऐसा लगा कि अहाना ने उसे जानबूझकर धक्का दिया हो। अहाना ने 2 सेकंड तक मायरा को घूरा, फिर मुस्कुराई और अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। मायरा डर कर पीछे हटी। उसे लगा कि अहाना उसे मारने वाली है। लेकिन अहाना ने बस अपना हाथ मायरा के कंधे पर रखा और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकती हूँ? तुम तो एकदम भोली भाली बेचारी लड़की जो हो। अहाना के उस हल्के से टच के साथ ही मायरा को अपने कंधे में एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसका आधा शरीर ऐसे सुन्न पड़ गया जैसे किसी ने उसकी नस में कोई सुई चुभो दी हो। मायरा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हटी। आह! उसने गुस्से में अहाना का हाथ झटक दिया और भड़कते हुए बोली, तुमने मेरे साथ क्या किया? उन दोनों के पीछे खड़ा अहाना का मंगेतर आरव, जो अब तक चुप था, वो तेजी से आगे आया। उसने बिना कुछ सोचे अहाना को डांटते हुए कहा, तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? तुम्हारी धक्का देने के बाद भी मायरा लगातार तुम्हारे लिए बोल रही थी, और तुम उसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रही हो। उसने अपनी बात जारी रखते हुए गुस्से से कहा, अहाना, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक उसका अपना सगा भाई था और दूसरा उसके बचपन का मंगेतर। दोनों में से किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। अहाना ने अपना हाथ उन दोनों के सामने ऊपर उठाया। उसकी गोरी स्किन पर एक चांटे के 5 उंगलियों के लाल निशान साफ साफ चमक रहे थे। अहाना ने उन दोनों की तरफ देखा। उसकी आवाज एकदम लाउड और क्लियर थी। इसने मुझे मारा और घटिया मैं हूं? उसने तंज कसते हुए आगे कहा, क्या तुम सब अंधे हो गए हो? हॉस्पिटल के उस कमरे में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। दक्ष और आरव काफी देर तक बिना कुछ बोले वहां खड़े रहे। अहाना के चेहरे पर जो निराशा थी, उसे देखकर अचानक दोनों को याद आया कि जब मायरा ने इतनी जोर से चीख मारी थी, तब अहाना ने तो सच में अपनी एक उंगली तक नहीं हिलाई थी। क्या उन्होंने उसे गलत समझ लिया था? मायरा ने रोते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माहौल को शांत देखकर वो और जोर से रोने लगी। दक्ष भाई, आरव, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस बार उसके आंसू असली थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस चुड़ैल अहाना ने उसके साथ क्या जादू टोना कर दिया था, लेकिन उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार सुइयां चुभो रहा हो। दर्द सच में बहुत भयानक था। एक तरफ मायरा जोर जोर से रो रही थी और दूसरी तरफ अहाना अपने हाथ को देख रही थी, जहां उंगलियों के लाल निशान अभी तक मिटे नहीं थे। फिर उसने अपना हाथ उठाया और बिना कुछ सोचे मायरा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चटाक! थप्पड़ इतना जोरदार था कि मायरा साइड में लड़खड़ाई और एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ी। अहाना ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ये लो, मैंने तुम्हारा उधार चुका दिया। उसने बिना किसी पछतावे के उसे देखा। इस देश में ऐसा कौन था जो ये नहीं जानता था कि अहाना छोटे से छोटे नुकसान का भी बदला लिए बिना नहीं छोड़ती। आरव ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, अहाना, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। वो सबसे पहले इस झटके से बाहर आया था। मायरा ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देखती हुई कहा, आरव, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो बहुत ही कमजोर और बेचारी लग रही थी। आरव ने मायरा को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, मायरा, तुम डरो मत।
मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। उसके चेहरे पर मायरा के लिए साफ दर्द दिख रहा था। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने पलटकर अहाना की तरफ देखा और कठोर आवाज में बोला, तुमने कल सब कुछ देख ही लिया है, तो मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूं, मैं मायरा से प्यार करता हूं, और जहां तक हमारी सगाई की बात है तो तुम्हें ये तोड़नी ही पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। दक्ष ने बाहर जाती जाती ताना मारते हुए कहा, आरव और मायरा सच में एक दूसरे से प्यार करती हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी हैं। अगर तुम आरव के पीछे ऐसे ही पड़ी रहोगी तो आखिर में सिर्फ अपनी ही बेइज्जती करवाओगी। और वो भी उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। अपनी बेइज्जती? अहाना ने बेड पर बैठती हुई एक हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन उसी वक्त इस शरीर की असली मालकिन की यादों से जुड़ी एक गहरी उदासी और बेचारगी की लहर उसके अंदर उठने लगी। एक वक्त था जब दोनों परिवारों के बड़ों ने मिलकर इस सगाई को तय किया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट खुद आरव के दादाजी ने अपने हाथों से लिखा था। अहाना को आज भी उस कॉन्ट्रैक्ट की शब्द याद थी। दो परिवारों का मिलन, एक ऐसा बंधन जो जिंदगी भर साथ निभाएगा। चाहे जिंदगी हो या मौत, हम बंधे हुए हैं और बुढ़ापे तक साथ रहेंगे। लेकिन अब ये सब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था। अहाना ने अपने सीने पर हल्का सा हाथ रखते हुए खुद से कहा, ऐसे इंसान के लिए रोना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। और वैसे भी इस दुनिया में प्यार मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ है। फिर उसने एक गहरी सांस ली। अहाना ने अपने सीने पर हल्का सा हाथ रखते हुए खुद से कहा, ऐसे इंसान के लिए रोना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। और वैसे भी इस दुनिया में प्यार मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ है। फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वो खुद, जिसके अंदर एक पुरानी दुश्मनी और हिसाब चुकता करने का एक बड़ा पहाड़ था। ये मुंबई शहर बहुत बड़ा था और यहाँ पावर का गेम बहुत खतरनाक था। अगर उसे अपने लिए कोई रास्ता बनाना था तो उसे अपनी रिकवरी के साथ साथ छुपकर अपनी ताकत भी बढ़ानी होगी। अहाना ने एक गहरी सांस ली, ब्लैंकेट साइड में फेंका और बेड से नीचे उतर गई। कमरे के कोने में खड़ी दो नर्सेस, जिन्होंने अभी अभी उसकी बहादुरी देखी थी, अब आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। हालांकि उनका एटीट्यूड अभी भी इग्नोर करने वाला था, उनकी आंखों में अहाना के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। उनके लिए अहाना अभी भी एक ऐसी लड़की थी जिसकी कोई औकात नहीं थी और जिसे कोई भी आसानी से कुचल सकता था। इस दुनिया में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो गरीब को दबाते हैं और अमीरों के तलवे चाटते हैं, लेकिन एक दिन वो फिर से टॉप पर खड़ी होगी। अहाना ने बिना पीछे मुड़े उस वार्ड से बाहर कदम रखा। कॉरिडोर से गुजरते हुए वो एक वीआईपी स्वीट के पास से निकली। अंदर उसने कुछ जानी पहचानी चेहरों को देखा, उसके पिता संजय, उसका सगा भाई दक्ष और उसका मंगेतर आरव। वो सब मायरा के बेड के आसपास खड़ी थी और बहुत ही टेंशन में डॉक्टर को उसका चेकअप करते हुए देख रही थी। मायरा को रिलैक्स फील कराने के लिए हर कोई उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था और बहुत ही प्यार से उसकी देखभाल कर रहा था। सच ही कहा है, जो बच्चा रोता है उसी को मिठाई मिलती है। अहाना ने मुंह बनाते हुए एक हल्की सी स्माइल दी और वहां रुकी नहीं। जल्दी ही वो हॉस्पिटल के मेन गेट पर पहुंच गई। सड़क किनारे खड़ी होकर जब वो कैब बुक करने की कोशिश कर रही थी, तब अहाना को एक प्रॉब्लम रियलाइज हुई। उसने अभी भी हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था। ये सोचकर कि इसके पास तो किराया देने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, कोई भी टैक्सी वाला उसके लिए रुकने को तैयार नहीं था। अब वो वापस अंदर तो नहीं जा सकती थी। अहाना ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं और सोचने लगी। वहीं कुछ दूरी पर पेड़ की छांव में खड़ी एक ब्लैक लग्जरी कार की बैक सीट पर बैठे एक आदमी ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी नजर सड़क पर खड़ी अहाना पर पड़ी। लड़की काफी स्लिम थी। वो ओवरसाइज्ड हॉस्पिटल गाउन उस पर काफी लूज लग रहा था, जिससे उसकी कॉलर बोन्स और एकदम गोरी स्किन साफ नजर आ रही थी। उसकी लंबी और खूबसूरत गर्दन किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। थोड़ा और ऊपर देखने पर उस लड़की का फेस एकदम फ्लॉलेस और परफेक्ट था, जिसकी आंखें एकदम ब्राइट थीं। उसके घने काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। जैसे ही हवा चली, उसके बाल हल्के से उड़े, जिससे वो किसी परी जैसी लग रही थी, जो गलती से इंसानी दुनिया में आ गई हो। इतनी खूबसूरत कि यकीन करना मुश्किल था। खास तौर पर उसकी वो आंखें, एकदम शीशे की तरह क्लियर,
लेकिन उनमें एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड था जो दुनिया को अपने नीचे समझता हो। वो आंखें सीधी दिल में उतर जाने वाली और अनफॉरगेटेबल थीं। उसका पूरा वाइब और ग्रेस इतना क्लासी था कि कोई भी उसे देखकर बस देखता ही रह जाए। उस आदमी की उंगलियां हल्की सी कांपी और उसकी गहरी शार्प आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उस आदमी ने एक अजीब सी बेचैनी के साथ मन ही मन सोचा, ये तो एकदम उसकी जैसी दिखती है। उसने अपनी नजरें एकदम आहाना पर टिका दी, जैसे वो उसमें कुछ ढूंढ रहा हो। प्रफुल्ल, जो कि ड्राइवर सीट पर था, उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसका बॉस किसी चीज को एकदम घूर रहा है और ख्यालों में खोया हुआ है। ये सच में काफी अजीब था। इस दुनिया में आखिर ऐसी क्या चीज थी जो उसके बॉस को इतना इंटेंस कर सकती थी और उन्हें अपने नॉर्मल बिहेवियर से अलग रिएक्ट करने पर मजबूर कर सकती थी। प्रफुल्ल ने भी अपने बॉस की नजरों का पीछा किया और तुरंत आहाना को देखा, जो सड़क किनारे कैब पकड़ने में स्ट्रगल कर रही थी। रीजन एकदम सिंपल था। आहाना का लुक कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग था। एक बोरिंग से हॉस्पिटल गाउन में भी उसकी नेचुरल ब्यूटी इतनी डार्जलिंग थी कि उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। प्रफुल्ल ने एक गहरी सांस लेते हुए शॉक में पूछा, बॉस, आप कहीं उस गूंगी लड़की को तो नहीं देख रहे ना? वो संजय राठौर की छोटी बेटी आहाना है। इस पूरे शहर में सब जानते हैं कि उसके कैरेक्टर में इश्यूज हैं। एकदम ग्लूमी, अजीब और अनप्लेजेंट सी है। वो हमेशा उनकी अडॉप्टेड बेटी मायरा को बुली करती रहती है। अथर्व ने अपनी डीप और इम्प्रेसिव आवाज में उन दो शब्दों को रिपीट करते हुए कहा, आहाना। उसकी आवाज में एक हल्का सा लेकिन काफी मीनिंगफुल टोन था। प्रफुल्ल बस हाँ में सिर हिलाने ही वाला था कि तभी अथर्व ने एकदम चिल और शांत टोन में कहा, गाड़ी उस तरफ लो। प्रफुल्ल ने हैरानी से सोचते हुए खुद से कहा, उस तरफ लो? ये जानने के बाद भी कि उस लड़की की रेप्यूटेशन इतनी खराब है, बॉस फिर भी उसके पास जाना चाहते हैं। हालांकि प्रफुल्ल अंदर ही अंदर एकदम शॉक में था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बॉस के ऑर्डर को मना कर सके। वो लग्जरी कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और सीधे आहाना के सामने आकर रुक गई। आहाना हल्की सी चौंक गई। कार का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुला और बैक सीट पर बैठा एक लंबा स्लिम सा फिगर नजर आया। साइड से देखने पर उस आदमी की पीठ एकदम सीधी थी। उसकी हर एक जेस्चर से एक अलग ही रॉयल्टी और एलिगेंस झलक रही थी। वो किसी ऐसे इंसान की तरह लग रहा था जो बस दूर से एडमायर करने के लिए बना हो, जिसके साथ कोई पंगी लेने की सोच भी नहीं सकता। जैसे ही आहाना उसे ऑब्जर्व कर रही थी, उस आदमी ने धीरे से अपना सिर घुमाया। आहाना की नजरें सीधी उसकी बेहद हैंडसम चेहरे पर पड़ी। उसके फीचर्स किसी परफेक्ट पेंटिंग जैसे थे और उसकी बोन स्ट्रक्चर एकदम किलर थी। उसकी वो मेस्मराइजिंग आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें बहुत सारा प्यार छुपा हो, जिसे देखकर किसी के भी दिल की धड़कन रुक जाए। लेकिन अगर कोई और गहराई से देखे तो वो एकदम गहरे रुके हुए पानी की तरह थी, हद से ज्यादा डेंजरस। आहाना की आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखी। हालांकि उसने लाइफ में बहुत से लोगों को देखा था, लेकिन उसने पहले कभी किसी के अंदर इस तरह का ऑरा फील नहीं किया था। वो इतना डैज़लिंग लग रहा था कि उसे सीधे देखना भी मुश्किल था। ये बंदा सच में एक मास्टरपीस था, एकदम फ्लॉलेस और परफेक्ट। लेकिन आहाना की त्योरियां चढ़ गईं। उस आदमी की नजरें उसी पर फिक्स थीं, एकदम डीप और अनरीडेबल, जिसमें एक अजीब सी इंटेंस वाइब आ रही थी, जैसे वो उसे स्कैन कर रहा हो। आहाना ने बिना डरे उसकी आंखों में सीधा देखते हुए एकदम कोल्ड टोन में कहा, क्या तुम्हारा मुझे घूरना हो गया? ड्राइवर सीट पर बैठा प्रफुल्ल तो शॉक की मारी अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। प्रफुल्ल ने शौक में मन ही मन सोचा, इस गूंगी लड़की की बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके बॉस जरा भी गुस्से में नहीं लग रहे थे। अथर्व ने अपने होठों पर एक स्मर्क लाते हुए आहाना की तरफ इशारा किया और एकदम कूल अंदाज में कहा, अंदर बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।